प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एशलोन फॉर्म एंड रिड्यूस एशलोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके साथ हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 18 की थी जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन दिया गया हो तो किस तरह रो ऑपरेशन यूज़ करके हम उस मैट्रिक्स को एशलोन फॉर्म या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आज हम लोगों ने जो है वो रो ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं उसका वे सीखना है। तो वो करने से पहले हम जो है वो एक थ्योरम एक दो उनके स्टेटमेंट जो है वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे थ्योरम नंबर 3.35। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट को वैलिड होने के लिए आपके मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है, ठीक है। और यहाँ पे नॉन सिंगुलर का वर्ड यूज़ हो रहा है। नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो उस मैट्रिक्स को हम जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो या ऐसा मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये भी हम लोगों ने पहले जो है वो पढ़ा हुआ है इसके बारे में। आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है फाइंड आउट करने का किसी मैट्रिक्स का, वो है एडजाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजाइंट फाइंड आउट करने के लिए किसी मैट्रिक्स का या किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जो है लाजमी होता है। अगर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उस मैट्रिक्स का एडजाइंट या उसका डिटर्मिनेंट जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का या हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स का। इसी तरह एडजाइंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं? 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, 3x3, 4x4 एंड इन जनरल हाई ऑर्डर के मैट्रिसेस का एडजाइंट किस तरह फाइंड करते हैं। इसका वे जो हम आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। जब हम लोग डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर जो है पढ़ेंगे उस चैप्टर में हम लोग जो है ये सीखेंगे कि हाई ऑर्डर के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं और इसी तरह हाई ऑर्डर के मैट्रिसेस जो हैं उनका एडजाइंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और लोगों ने पहले अभी तक जो है वो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस का एडजाइंट जो है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो सीखा होगा। लेकिन 3x3 या हायर ऑर्डर के मैट्रिसेस का एडजाइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको माइनर्स एंड को फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं और एडजॉइंट फाइंड आउट करने का वे जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पे हम जो है वो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का वे सीख रहे हैं वो हम लोगों ने यूजिंग रो ऑपरेशन जो है किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का वे सीखना है। तो थ्योरम के स्टेटमेंट हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का फाइंड करने के लिए या ये पता करने के लिए किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसके बारे में इस थ्योरम में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन दी गई है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, a square matrix A of order n। of order n means n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो सिंपली जस्ट इतना ही कहना ही काफ़ी है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n है। इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। उसके बाद नेक्स्ट है इफ एंड ओनली इफ। और अगर आप लोगों को बताएं यहाँ पे कि अगर इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट में आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि उस स्टेटमेंट की दोनों साइड जो हैं वो होल्ड करती हैं, ठीक है। नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज रो इक्विवेलेंट टू। रो इक्विवेलेंट टू का मतलब ये है कि रो ऑपरेशंस लगाने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिले, ठीक है, जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसको हम कहते हैं कि वो रो इक्विवेलेंट है। इट इज रो इक्विवेलेंट टू आई एन। यहाँ पे आई ऑफ एन क्या है इसके बारे में पहले प्रीवियस लेक्चर में बातें हो चुकी हैं। आई जो आइडेंटी मैट्रिक्स को डिनोट करता है और नीचे छोटा सा एन लिखने का मतलब ये होता है कि एन क्रॉस एन का आइडेंटी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी आपके पास जो है वो एन क्रॉस एन है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आइडेंटी मैट्रिक्स जो इन्वॉल्व हो रहा है वो उसका ऑर्डर भी क्या है, एन क्रॉस एन है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें ये बताया जा रहा है कोई मैट्रिक्स ए कोई भी हो इन जनरल अगर आपके पास, अगर उसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मीन्स कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा या फिर क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। एक ही बात है, नॉन सिंगुलर होने का मतलब ये होता है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, या उससे हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा इफ एंड ओनली इफ अगर हम क्या करें, उसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाएं उस मैट्रिक्स ए के ऊपर, और रो ऑपरेशन लगाने के बाद वो मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस हो जाए एन क्रॉस एन ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इस स्टेटमेंट की दोनों साइड जो है होल्ड करती हैं। अगर मैट्रिक्स आपका जो है वो नॉन सिंगुलर है या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप उस मैट्रिक्स के ए के ऊपर जो है रो ऑपरेशन लगाने के बाद उस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये तो बन गई एक साइड इस स्टेटमेंट की।
ठीक है। और दूसरी साइड क्या है इस स्टेटमेंट की, कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद हो जिसके ऊपर आप जो है वो रो ऑपरेशन लगाएं, और रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो है उस मैट्रिक्स को आप जो है रिड्यूस कर दें या ट्रांसफॉर्म कर दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो जिस मैट्रिक्स को आप लोगों ने रो ऑपरेशन लगाने के बाद ट्रांसफॉर्म किया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इस थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ के साथ आपको जो स्टेटमेंट बताएगी, ये इसमें जो दो स्टेटमेंट आपकी बन रही हैं वो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपकी होल्ड करती हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जो नॉन सिंगुलर है, या ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, या ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उस मैट्रिक्स के ऊपर अगर आप जो है रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो रो ऑपरेशन लगाने के बाद वो मैट्रिक्स आपका हमेशा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है वो रिड्यूस होगा या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कन्फर्म बात है। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसके ऊपर आप रो ऑपरेशन लगाते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है रिड्यूस हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो श्योरली वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, या फिर दूसरे लफ्ज़ में कहेंगे हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये थ्योरम की दो साइड्स हैं, दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इफ एंड ओनली के थ्रू जो है वो लिख के बताई गई हैं। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे होल्ड करती हैं इन जनरल किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के केस में। याद रखना, दोनों स्टेटमेंट तब होल्ड करेंगी जब आप जो है एक वक्त में एक स्टेटमेंट जो है वो एक कंडीशन को जो सपोज करेंगे। अगर आप ये सपोज कर लेंगे कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हम रिड्यूस करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है, या ये सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसको आप रिड्यूस करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो श्योरली फिर वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल जीरो होगा, या फिर कह सकते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में आपको इफ एंड ओनली इफ के साथ जो है वो दो इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई गई हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास थ्योरम की, थ्योरम 3.6 की। उसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रिड्यूस्ड टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे कह रहे हैं अगर आप क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस करके रो ऑपरेशन लगाने के बाद बाय अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, रो ऑपरेशन लगाने के बाद आप क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स ए को अगर आप जो रिड्यूस करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, अगर की बात हो रही है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, द सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन लगा के आप लोगों ने मैट्रिक्स ए को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया होगा, उसी उन्हीं ऑपरेशंस को, उन्हीं सारे ऑपरेशन को जो है वो सेम सीक्वेंस के साथ, यानी कि उसी तरतीब के साथ, जिस तरतीब के साथ आप लोगों ने ऑपरेशन लगाए हैं, उसी तरतीब के साथ आप लोगों ने वो रो ऑपरेशन को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर आप लोगों ने जो है वो लगा देना है। ठीक है, जब वही ऑपरेशन जब आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे, तो जब लगाने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ऑपरेशन लगाने के बाद, वो मैट्रिक्स क्या होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। दोबारा फिर से जो है स्टेटमेंट को रिपीट कर दूं, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, आप क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स ए के ऊपर जो है वो रो ऑपरेशन लगाते हैं, और रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो है वो, चाहे वो रो ऑपरेशन एक लगे, चाहे दो लगे, चाहे 10 रो ऑपरेशन लगे, रो ऑपरेशन लगाने के बाद आप क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स ए को जो है वो इन दी एंड जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स ए मिल जाता है जिसके ऊपर आप रो ऑपरेशन लगा के, याद रखना हर मैट्रिक्स को हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाता है जिसके ऊपर आप रो ऑपरेशन लगाने के बाद उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो फिर आप लोग ने जो जो रो ऑपरेशन जो है तरतीब वाइज मैट्रिक्स ए के ऊपर लगाए हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आप लोगों ने क्या करना है, साइड पे जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक लिख लेना है, उतने ही ऑर्डर का जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है। ठीक है, वो लिखने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो रो ऑपरेशन आप लोगों ने मैट्रिक्स ए के ऊपर लगाए थे उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यही सेम रो ऑपरेशन आपने क्या करने हैं, तरतीब के साथ जो है सीक्वेंस वाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर जो है लगाते जाने हैं। और लगाने के बाद इन दी एंड आपको जो नया मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया मैट्रिक्स आपको यहाँ मिलेगा, ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने आपको आपने सपोज किया था, जिसको आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है ऑपरेशन लगाने के बाद जो है वो ट्रांसफॉर्म किया था, यहाँ पे जो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा ये एक्चुअली क्या होगा, उस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, इस थ्योरम के स्टेटमेंट में ये आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। इफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रिड्यूस्ड टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स ए मौजूद है जिसको आप क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाने के बाद, तो वही रो ऑपरेशन जो है वो उसी सीक्वेंस के साथ अगर आप क्या करें,
उन रो ऑपरेशन को क्या कर दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगा दें। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, जिसको यहाँ पे इन्होंने सिंपली इन्वर्स के साथ जो है लिख के बताया हुआ है। मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया हुआ है कि बुक में जहाँ कहीं सिंपली इन्वर्स का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर सेम रो ऑपरेशन जब आप लगाएंगे तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं थ्योरम की, ये आप लोगों ने याद रखनी है। पहली स्टेटमेंट ये थी कि अगर आपका जो है वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है या उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट ये थी कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो मैट्रिक्स फिर क्या होगा, वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा या उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जिस मैट्रिक्स को आप लोगों ने रो ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया है, वही रो ऑपरेशन क्या करें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएं। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर आप वही रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको जो है वो मैट्रिक्स जो ए है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट, सॉरी जो है वो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या करे हो जाएगा, आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मिल जाएगा। ये नेक्स्ट, ये सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट है। आप इन्हीं दो थ्योरम्स के स्टेटमेंट को माइंड में रखते हुए हम जो है यहाँ पे एग्जांपल करेंगे और मैट्रिक्स यहाँ पे जो ए मेगी में दिया गया है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स ए नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स के ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल में रो ऑपरेशन लगाए हुए हैं और डिफरेंट रो ऑपरेशन लगाने के बाद अगर आप देखें यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स ए है इसको जो है वो इन दी एंड जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है ट्रांसफॉर्म कर दी है, रिड्यूस कर दी है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब जो जो रो ऑपरेशन लगाए हैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए के ऊपर या मैट्रिक्स के ऊपर ए के ऊपर जो 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 रो ऑपरेशन जो है वो लगाने के बाद इस मैट्रिक्स ए को हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस किया है या ट्रांसफॉर्म किया है, वही सेम रो ऑपरेशन देखेंगे यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेम ऑपरेशन जो है दोबारा फिर यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वाले ऑपरेशन, वही सेम रो ऑपरेशन आप लोगों ने क्या करने हैं, उतने ही ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेना है साइड पे। ये दरमियान में लाइन जो ऐसे लगाई हुई है ताकि दोनों के दरमियान जो है वो गैप आ जाए, फर्क वाजह आ जाए कि ये अलग से जो है साइड पे काम किया हुआ है। अलग से आप लोगों ने क्या कर लेना है, उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना है और वही सेम ऑपरेशन जो है आप लोगों ने जो यहाँ पे मैट्रिक्स ए के ऊपर लगाए थे उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वही सेम ऑपरेशन तरतीब वाइज आगे पीछे नहीं करना। पहले जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा देंगे, फिर दूसरा जो यहाँ पे लगा हुआ है उसको यहाँ पे लगा देंगे, इस तरह तीसरा R2 - R3 है तो यहाँ पे तीसरा R2 - R3 है। तो सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए वही सारे के सारे सेम रो ऑपरेशन जो आप लोगों ने क्या कर देने हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो लगा देने हैं, ठीक है। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर आप सेम ये रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इन दी एंड आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म फॉर्म में मिलेगा या जिस फॉर्म में जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका जो है रिड्यूस हो जाएगा, इस फॉर्म में जो है रिड्यूस हो रहा है, ये जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा ये मैट्रिक्स क्या होगा, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा जहाँ जिससे आप लोगों ने क्वेश्चन जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। ये है आपका मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया रो ऑपरेशन लगाने के बाद और वही रो ऑपरेशन आप लोगों ने क्या किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी लगाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है जिस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ वो ये वाला मैट्रिक्स है, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यही बात जो हमें जो सेकंड थ्योरम था उसकी स्टेटमेंट में भी बताई गई थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं रो ऑपरेशन लगाने के बाद, तो सेम रो ऑपरेशन सेम सीक्वेंस के साथ आप क्या करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएं तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो होगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करके देखते हैं ताकि आप लोगों को रो ऑपरेशन किस तरह लगाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो मजीद आइडिया हो सके, उसकी मजीद प्रैक्टिस हो सके। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि हम लोगों ने इस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, ठीक है। तो रो ऑपरेशन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे या रिड्यूस करेंगे, ठीक है। या दूसरे लफ्ज में कहें तो हम लोगों ने क्या करना है, इसकी शेप जो है वो इस तरह बनानी है, ठीक है, इस मैट्रिक्स ए की। अब शेप इस तरह बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम जो है वो कॉलम वाइज जो मूव करेंगे। हमें क्या चाहिए होगा, पहले कॉलम इस तरह चाहिए होगा कि उसकी पहली एंट्री जो है वो 1 होगी और बाकी जो दो एंट्रीज की होंगी 0 होंगी। तो हम कॉलम वाइज जो मूव करेंगे, पहले पहला कॉलम बनाएंगे ये वाला इस तरह का, फिर दूसरा कॉलम इस तरह का बनाएंगे, फिर तीसरा कॉलम इस तरह बनाएंगे और ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, इन दी एंड जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा। तो पहले हम जो है पहले कॉलम के ऊपर जो है फोकस करते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों ने कॉलम वाइज जो मूव करना है, पहले कॉलम के ऊपर फोकस करते हैं।
पहला कॉलम क्या है कि पहली एंट्री जो है 1 हो और बाकी 2 एंट्रीज क्या हो 0 हो। तो हम पहले क्या करते हैं, पहली एंट्री जो है वो 1 बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पहली एंट्री जो है 1 बनाने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो मैट्रिक्स ए में क्वेश्चन में गिवन दिया गया उसकी पहली एंट्री जो है पहले से ही 1 मौजूद है। तो ये वाला काम हमारा जो आसान हो गया, हमें यहाँ पे जो है वो पहली एंट्री जो 1 बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से ही बनी हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉलम वाइज मूव करते हुए कि 1 के नीचे वाली जो 2 एंट्रीज हैं इनको हम लोगों ने क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, तब इनको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखें कि 1 के नीचे जो 2 है इसको भी हमें 0 बनाना पड़ेगा और इस 1 को भी हमें जो है 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस 2 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 में से हमें क्या करना होगा, 2 को माइनस करना होगा, या इस 2 में हमें क्या करना होगा, -2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और इस 1 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 1 में से हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा, या इस 1 में हमें क्या करना होगा, -1 को ऐड करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्टली जो है वो 2 में -2 ऐड नहीं कर सकते और ना ही 1 में -1 ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, थर्ड रो ऑपरेशन जो है वो यूज़ करेंगे। थर्ड रो ऑपरेशन जो है किस तरह यूज़ करेंगे कि जिस एंट्री के नीचे ऊपर या नीचे आप लोगों ने जो 0 बनाने हैं उस एंट्री को पहले 1 बना लें जो कि पहले से भी मौजूद है। अब इस 1 की मदद से आप लोग जो है वो ये वाले नंबर बनाएं जो कि आप लोगों ने ऐड करके बाकी एंट्रीज को 0 करना है। अब ये वाले नंबर कैसे बनेंगे, इस पूरी की पूरी रो को जो है जिसमें 1 मौजूद है उस रो को आप क्या करें, -2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है वो साइड पे -2 बन जाएगा। वो -2 जब इस में ऐड होगा तो आपका 0 बन जाएगा। तो पहले ये वाला रो ऑपरेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, जो रो 1 है उसको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रो 1 को जब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा, साइड पे लिख देते हैं -2। इस रो को जो है -2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स ए की जो रो 1 है, -2 0 और -6। तो ये साइड पे लिख लिया कि पहली रो को जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 0 बनाना था और हम लोगों ने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे, R2 में जो है वो इसको ऐड कर देंगे। तो R2 में ऐड कर देंगे -2 R1 को, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं R2 -2 R1, एक ही बात है कि R2 में से आप लोगों ने 2 R1 को माइनस किया है। ठीक है, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि R2 में आप लोगों ने ऐड किया है -2 R1 को। तो -2 R1 का आंसर आपके पास जो है वो ये वाला आ रहा है, -2 0 और -6। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे रो 2 में। तो ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो ऐड होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला +2 जो है जब इस -2 में ऐड होगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ये वाला 4 0 में ऐड होगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4। और ये वाला 1 जो है ऐड होगा -6 में, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -5। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कि यहाँ पे इस 2 की जगह जो हम लोगों ने 0 बनाना था वो हमारे पास जो है इस ऑपरेशन को लगाने के बाद ये वाला 0 जो है बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस 1 की जगह भी 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 में से यहाँ तो 1 को माइनस करेंगे, या 1 में हम क्या करेंगे, -1 को जो है ऐड करेंगे। -1 को हम डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, ये जो 1 यहाँ पे मौजूद है इस 1 की मदद से जो है -1 बनाएंगे कि हम क्या करेंगे, जो R1 है फर्स्ट रो उसके साथ जो है वो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ यहाँ पे जो है वो यहाँ से जो है -1 मिल जाएगा। तो R1 के साथ जो है -1 को मल्टीप्लाई करते हैं हमें आंसर क्या मिलेगा, मिलेगा -1 0 और -3। तो ये आपको आप आंसर मिल गया -1 इंटू R1 का। अब ये जो -1 इंटू R1 है इसको हम क्या करेंगे, इस R3 में जो है रो 3 में ऐड कर देंगे ताकि ये वाला -1 जो है वो क्या हो जाए, इस 1 में ऐड हो जाए और हमें आंसर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो नेक्स्ट आप करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे R3 प्लस -1 इंटू R1। ये वाला रो ऑपरेशन जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इस रो ऑपरेशन को हम जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, R3 माइनस R1, एक ही बात है कि आप लोगों ने क्या करना है, रो 3 में से आप लोगों ने क्या करना है, ये जो रो 1 है इसको आप लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास जो 0 आ जाएगा, अगर आप जो R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं। या फिर अगर आप ये कर रहे हैं कि आप R3 में -R1 को ऐड कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना होगा, पहले आप लोगों को -R1 का आंसर निकालना पड़ेगा, फिर इसको आप लोगों को क्या करना होगा, इसको आप लोगों को R3 में ऐड करना पड़ेगा। तो -1 को जब हम 1 में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह 0 में जब 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। और -3 में जब हम इस 0 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास जो है यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे नोट करें, ये वाला 0 बनाना था, ये वाला 0 भी आपके पास बन गया। तो ओवरऑल हम कॉलम वाइज मूव कर रहे थे, हमने पहला कॉलम ये वाला बनाना था तो पहला कॉलम आपके पास जो है ये वाला देखिए बन गया है। अब उसके बाद जो है वो दूसरे कॉलम की तरफ मूव करते हैं। दूसरा कॉलम हम लोगों ने ये वाला बनाना है और इसमें क्या है कि दरमियान में हमें 1 चाहिए। जब दरमियान में हमें 1 मिल जाएगा तो इससे ऊपर और नीचे जो है वो भी हम जो है 0 बना सकते हैं इसी 1 की मदद से।
तो हम पहले फिर क्या करते हैं, दरमियान में 1 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दरमियान में 4 आ रहा है, तो दरमियान में 1 बनाने का तरीका एक तो ये है कि आप क्या करें, पूरी की पूरी R2 को जो है वो 1/4 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, या पूरी की पूरी R2 को रो 2 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा -5/4। ठीक है, तो 1 तो बन जाएगा, लेकिन आपके इस सेकंड रो में जो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको इस फ्रैक्शन के साथ डील करना पड़ेगा, तो आपके लिए जो है वो फिर वहाँ पे मुश्किल पेश आ सकती है, गलती हो सकती है। तो आपके पास दूसरा रो ऑपरेशन भी मौजूद है। अगर आप जो है वो दूसरे रो ऑपरेशन को यूज़ करके यहाँ पे 1 बना सकते हैं बगैर फ्रैक्शन को इन्वॉल्व किए, तो आप जो है कोशिश करें कि आप उन रो ऑपरेशन को यूज़ करें जिनको यूज़ करने से फ्रैक्शन जो है इन्वॉल्व ना हो। आप जो है वो रोज़ को इंटरचेंज करके देख लें, अगर आपका 1 बनता है नहीं बनता, या फिर आप जो है क्या कह रहे हैं, जो तीसरा रो ऑपरेशन है कि किसी एक रो को या को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो में हम जो है ऐड करके देख लें, अगर इस तरह आपको जो है 1 बन जाता है यहाँ पे, तो आप कोशिश करें वो यूज़ कर लें ताकि आपका फ्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व ना हो क्वेश्चन में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका कभी भी जो है फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो भी सकता है, लेकिन अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन भी मौजूद है जिसको यूज़ करती है आपका फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं आ रहा, आपके इन्वॉल्व नहीं हो रहा आपके क्वेश्चन में, तो आप कोशिश करें आप जो है वही ऑपरेशन जो है वो यूज़ करें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो आसान हो, आपको करने में आसानी हो। तो हम 1/4 के साथ जो है पूरी की पूरी R2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, -5/4 यहाँ बन जाएगा, फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 के नीचे 3 लिखा हुआ है, अगर 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड रो ऑपरेशन जो है इसको यूज़ करेंगे कि सेकंड रो में से हम क्या करेंगे, जो थर्ड रो है इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का क्या मतलब है कि जो थर्ड रो है उसके साथ हम क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बन जाएगा आपके पास -1 R3, और क्या करेंगे R2 में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो जब -1 इंटू R3 को जब हम R2 में ऐड करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, R2 में से हम जो है वो R3 को माइनस कर रहे हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा R2 माइनस R3। तो अब इसका मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हैं, R2 में से R3 को माइनस करके ये वाला ऑपरेशन जो है लगा सकते हैं कि ये वाली जो सेकंड रो है जिसमें 4 इन्वॉल्व और इसमें से हम क्या करेंगे, R3 को तीसरी रो को माइनस करेंगे। तो 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद इस 4 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। याद रखें, जिस रो में से माइनस कर रहे हैं, R2 में से माइनस कर रहे हैं, तो चेंजिंग जो है वो R2 में ही आएगी। तो आप लोगों ने R2 के एलिमेंट्स ही चेंज करके लिखने हैं, R3 के एलिमेंट जो है वैसे के वैसे जो है आ जाएंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, R3 के एलिमेंट्स को जैसा आप लोगों ने माइनस किया है, चेंज माइनस किस में से किया, R2 में से किया है, इसलिए R2 के एलिमेंट जो है चेंज होंगे, R3 के एलिमेंट जो है वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस तरह -5 में से जब हम -3 को माइनस करेंगे तो फिर देखते हैं आंसर आपके पास जो है वो क्या आता है। तो -5 उसमें से जब आप माइनस करेंगे -3 को, तो ये बन जाएगा आपके पास -5 और +3, और -5 और +3 ये आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास बनता है -2। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ये -2। ठीक है, तो -5 में से जब हम -3 का माइनस करेंगे तो ये आंसर आपके पास -2 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, R3 में से सॉरी R2 में से R3 को जो है वो माइनस किया, और हमारे पास आंसर ये वाला यहाँ पे जो है वो R2 का चेंज होकर ये बन गया है। अब देख सकते हैं हम लोगों ने सेकंड कॉलम बनाना था और सेकंड कॉलम में दरमियान में 1 बनाना था, तो यहाँ पे दरमियान में 1 बन गया है। अब इसके ऊपर और नीचे वाले एंट्रीज को जो है हम लोगों ने 0 बनाना है। ठीक है, ऊपर वाली एंट्री तो पहले से 0 बनी हुई है, इसके उसको 0 बनाने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे जो 3 आ रहा है हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। अब 3 को 0 कैसे बनाएंगे, जब हम 3 में जो है वो -3 को ऐड करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, 3 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3 में से 3 को माइनस करने के लिए क्या करना होगा, हम इस 1 से जो है वो हमें 3 बनाना पड़ेगा, मीन्स कि हमें सेकंड रो से जो है वो 3 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड रो है इसको जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या करेंगे, R3 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो R3 में जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, R3 में चेंजिंग होगी। तो ये वाला 0 पहले से ही मौजूद है, यहाँ पे 0 ही आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 0 मौजूद है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। बल्कि मैं ये भी आपको जो है पूरा परफॉर्म करके बताता हूँ। ये वाला ऑपरेशन सेकंड रो के साथ हम लगना क्या करना है, -3 को मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा आपके पास 0 -3 और +6। ये हमने क्या किसका आंसर फाइंड किया, ये हम लोगों ने -3 R2 का आंसर फाइंड किया है। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने R3 में ऐड करना है। R3 में ऐड किस तरह करेंगे, 0 जो है वो
इस ज़ीरो में ऐड होगा तो आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। उसके बाद ये वाला -3 जो है वो इस 3 में ऐड होगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और +6 जो है वो -3 में ऐड होगा तो ये आपके पास जो है यहाँ पे +3 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ऑपरेशन जो है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जब सेकंड कॉलम भी आपका जो है वो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह, इस तरह का बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ बन गया है। फिर हम जो है तीसरे कॉलम की तरफ चले जाएंगे। अब हम लोगों ने तीसरा कॉलम जो है इस तरह बनाना है ताकि हमारा इन दी एंड जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है बन जाए। तो तीसरे कॉलम में देखिए 1 जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो तीसरे नंबर पे वाली एंट्री जो है वो इसको 1 बनाएंगे। और तीसरे कॉलम वाली जो एंट्री है उसमें 2 एंट्रीज तो 0 ही है पहले से, 3 को 1 बनाना है तो हम जस्ट क्या करेंगे, इस 3 को जो है वो यहाँ इस पूरी की पूरी R3 जो है उसको क्या हम क्या करेंगे 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्रीज तो पहले से 0 है, इनको कुछ भी नहीं होगा, ये 0 की 0 ही रहेंगी। ये वाला 3 जो है आपके पास जब 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब ये आपके पास 1 बन गया है, तीसरे कॉलम की लास्ट वाली एंट्री। अब इस 1 की वजह से हम क्या करेंगे, इससे ऊपर वाली जो 2 एंट्रीज हैं उनको क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, -2 को 0 कब बनाएंगे, जब -2 में जो है +2 ऐड होगा, और 3 को कब 0 बनाएँगे, जब 3 में जो है वो -3 ऐड होगा। तो इस तरह हमने डायरेक्टली ऐड नहीं करना, हम इस 1 की मदद से जो है वो +2 और -3 बनाएँगे। किस तरह बनाएँगे, 1 आपके पास जो है तीसरी रो में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, तीसरी रो को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको R2 में ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। और इसी तरह जो तीसरी रो है जिसमें ये 1 मौजूद है, इसको हम जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको R1 में ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो 0 बन जाएगा। तो ओवरऑल ये जो 1 है ये वाला, इसके ऊपर वाली जो एंट्रीज़ हैं ये भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएंगी। तो कॉलम वाइज़ मूव करते हुए आप लोगों ने नोट किया कि आपका जो मैट्रिक्स ए था वो क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए इसको आप लोगों ने कौन-कौन से रो ऑपरेशन लगाए हैं, आप लोगों ने ये वाले रो ऑपरेशन लगाए हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 रो ऑपरेशन आप लोगों ने लगाए हैं। अब यही सेम जो है वो 7 रो ऑपरेशन आप लोगों ने जो है वो सेम ही सीक्वेंस को फॉलो करते हुए पहले नंबर पे आपके पास जो है वो ये वाला रो ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास ये वाला रो ऑपरेशन होना चाहिए, तीसरे नंबर पे ये वाला। सेम ही सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सेम ही रो ऑपरेशन आप लोगों ने क्या करना है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाने हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर पहले रो ऑपरेशन लगाएंगे R2 -2 R1। तो क्या कैसे होगा अप्लाई, कि आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसको जो है -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जो है वो R2 में ऐड कर देंगे। तो आपके पास जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा, R2 में चेंजिंग हो जाएगी। इस तरह फिर ये वाला ऑपरेशन R3 -R1, ये वाला भी लगाएँगे तो R3 में भी चेंजिंग हो जाएगी। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स आपको मिल गया है इसके ऊपर जो है वो इस तरह बारी-बारी जो है वो आने वाले मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो सीक्वेंस वाइज़ सेम ये वाले ऑपरेशन जो है वो लगाते जाएँगे। इन द एंड आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो जिस मैट्रिक्स में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जो कि ये वाला मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अगर आप लोगों ने वाक़ई कन्फर्म कन्फर्म करना है कि वाक़ई ये वाला मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो मैट्रिक्स क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको ए गिवन दिया गया है या आप लोगों ने ए कंसीडर किया हुआ है, उस मैट्रिक्स को जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, जिसको आप कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि वाक़ई ये वाला मैट्रिक्स जो है, ये वाला मैट्रिक्स क्या है, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि जब भी हम किसी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, चाहे हम राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो फिर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को, या जिसको हम लोगों ने मैट्रिक्स बी का भी नाम दिया हुआ है यहाँ पे, मैट्रिक्स बी को इस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसलिए ये वाला मैट्रिक्स बी जो है, जो कि हमें जो है वो यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाने के बाद मिला है, ये मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो इस तरह रो ऑपरेशन लगाने के बाद आज जो है आप किसी मैट्रिक्स ए का जो है या किसी गिवन मैट्रिक्स का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो मैट्रिक्स जो है वो रो ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के आपको कुछ पार्ट जो है वो गिवन दिए गए हैं, जिनमें आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों ने पार्ट नंबर 3 जो है वो ये वाला खुद करना है, और इस पार्ट नंबर 3 में जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका आप लोगों ने बाय यूजिंग रो ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है फाइंड आउट करना है। तो अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।